नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में एक छोटा सा होमवर्क था और मुझे बहुत खुशी हुई कि लगभग जितने बच्चे भेजे थे आंसर, सभी का आंसर सही था। कुछ बच्चों का बस थोड़ा डिस्टर्ब था, उनको मैं हिंट दे दिया था अलग से। तो जिन बच्चों का सही आंसर था उनमें अमन, श्रेया सिंह, राज और उपमा, इन 4 बच्चों का आंसर सही था। और सरल क्वेश्चन था, इसलिए उसका डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ। जिसको अभी भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में उसकी पिक वगैरह बच्चे डाले थे, उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था धारिता के बारे में कि धारिता क्या है। धारिता एक्चुअल में धारण करने की क्षमता थी, यानी कि किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। और हमने इसके लिए मान भी, धारिता का मान निकाला था जो कि C बराबर Q/V था, याद होगा आपको। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट आप मान सकते हैं, है ना। कई बार ये आ चुका है MP बोर्ड के सिलेबस में, और अलग अलग बोर्डों में भी कई बार पूछा जा चुका है, और अलग अलग रूपों में पूछा जा चुका है कि जब आप धारिता C बराबर Q/V जानते हो तो किसी भी एक गोलीय चालक, जैसे कि आप मान लीजिए लोहे की एक ठोस गेंद हो आपके पास, उसकी धारिता का मान बताइए। इसी क्वेश्चन का अन्य रूप आपका बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, यानी कि त्रिज्या के जब समानुपाती होगी तो गोलीय चालक अगर आप आकार बढ़ाओगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और आकार घटाओगे तो धारण करने की क्षमता घट जाएगी। अच्छा, ये बात बच्चों वैसे ही स्पष्ट हो रही कि कोई बड़ा चीज़ है वो ज़्यादा धारण कर सकता है और जो छोटा चीज़ है वो कम धारण कर सकता है। तो ये तो आप व्यवहारिक तौर पर भी जान जाओगे कि धारिता जो है गोली चालक की वो उसके त्रिज्या के समानुपाती होगी, यानी त्रिज्या उसका आकार बढ़ाओगे धारिता बढ़ जाएगी, त्रिज्या घटाओगे तो धारिता घट जाएगी। पर आइए मैथमेटिकली इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपन लोग। उससे पहले एक छोटी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक गोलीय चालक, जैसे कि गेंद के समान एक लोहे का गोला हुआ या किसी अन्य धातु का गोला हुआ चालक, तो उसको अगर आप आवेश देते हो तो आवेश सबसे पहले उसके पूरे बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, हर जगह पर फैल जाएगा, पूरे की पूरे सतह पर। ठीक है, और जब आवेश सतह पर है तो अंदर तो आवेश बिल्कुल होगा नहीं उसके, है ना, केवल सतह पर ही रहेगा। तो उस सतह से जो विद्युत बल रेखाएं हैं या तो लंबवत बाहर की ओर जाएंगी या तो लंबवत अंदर की ओर आएंगी। अगर धनावेश हुआ तो लंबवत बाहर की ओर जाएंगी, ऋणावेश हुआ तो लंबवत अंदर की ओर आएंगी। और त्रिज्या जो है वो परिधि पर लंब होती है। तो अगर इन सभी, चित्र के अनुसार देखिए, इन सभी बल रेखाओं को हम अंदर की ओर बढ़ाएं तो ये सभी बल रेखाएं कहाँ से होकर जाएंगी? केंद्र से, त्रिज्यीय। तो निकल कहाँ से रही हैं? आपके परिधि से। पर पीछे बढ़ाने पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये परिधि से नहीं, केंद्र से होकर निकल रही हैं, है ना। तो जब ये केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होंगी तो ऐसा लगेगा कि आवेश आपका केंद्र पर रखा है। एक्चुअल में आवेश कहाँ फैला है? परिधि पर जब इनको पीछे बढ़ाया तो केंद्र से होकर जा रहे थे, तो हमें लगेगा कि ये समस्त जो आवेश है वो कहाँ रखा है? इसके केंद्र पर। तो जब भी हम कभी गोली चालक की बात करेंगे तो आवेश उसके सरफेस पर फैलेगा, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हुआ करेगा कि समस्त आवेश कहाँ रखा हुआ है? उसके केंद्र पर। इस कॉन्सेप्ट का यूज इस सवाल के डेराइवेशन में अपन लोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक गोला हमने बना लिया है ना, जिसका केंद्र देखिए यहाँ लाल कलर से बना हुआ है गोला, और इसका केंद्र O दिख रहा है, और इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर नहीं से कैपिटल आर आप लोग मानिएगा। मैंने ऊपर लिख भी दिया थ्योरी में कैपिटल आर, आप भी इसे कैपिटल आर मान लीजिएगा, है ना। तो कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। पर अभी पहले आपको हम समझा चुके हैं कि जब किसी भी चालक को, गोलीय चालक को आप आवेश दोगे तो फैलेगा तो इसकी सतह पर, लेकिन हमें क्या प्रतीत होगा कि संपूर्ण आवेश कहाँ रखा है? इसके केंद्र पर। तो हम प्लस क्यू आवेश जब इसे देते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि इसके केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश
रखा हुआ है ना। अच्छा, इसके बाद हम इसके परिधि पर एक बिंदु P भी ले लेते हैं। P का यूज आगे आएगा। तो आइए थ्योरी को एक बार देख लेते हैं कैसे लिखनी है। चित्र तो समझ में आ गया होगा। थ्योरी देखते हैं। माना कि एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है। इसे +Q आवेश दिया जाता है जो इसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तब विद्युत बल रेखाएं इसके सतह से त्रिज्यीय बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर रखा गया है। तब केंद्र O पर रखे +Q आवेश के कारण इसके परिधि पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव। तो विभव बराबर आप लोग जानते हो कि विभव बराबर नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q बटे दूरी R, क्योंकि केंद्र से दूरी त्रिज्या की कितनी होगी, कैपिटल R। समीकरण फर्स्ट। तो P बिंदु का विभव तो निकल आया। आगे देखते हैं। आप लोग पहले धारिता की परिभाषा से निकाल चुके थे C बराबर Q/V, है ना। तो इसीलिए लिख दिया गया धारिता की परिभाषा से धारिता C बराबर Q/V। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख दीजिए। तो V के जगह पर V का पूरा मान जो हम निकाले थे समीकरण 1 में उसे रख देंगे। तो C बराबर क्या होगा, Q बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और हर में जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R वो अंश में गुणा हो जाएगा और हर में 1 गुणे 1 बचेगा जिसको नहीं लिखते हैं। तो C बराबर क्या आ गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यही है गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। 5 नंबर का आता है आपके इसमें MP बोर्ड में, ठीक है। अब ये तो पहला वाला क्वेश्चन जो था उसका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन की त्रिज्या के समानुपाती है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 4 भी नियत है, पाई का मान भी नियत होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी, वायु का विद्युतशीलता नियत होता है। तो ये तीनों नियत राशियां हैं, तो इनका गुणनफल भी क्या होगा, नियत। और अगर नियतांक को अपन हटाते हैं तो समानुपात का निशान लग जाता है। तो देखिए हमने लिख दिया कि यदि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो, नियत हो, तब जब नियतांक को हटाएंगे तो समानुपात का बराबर का निशान हट के समानुपात हो जाएगा। तो C समानुपाते R। तो इससे स्पष्ट है ना कि गोलीय चालक की जो धारिता C है वो त्रिज्या कैपिटल R के क्या आ रही है, समानुपाती। तो अगर धारिता बस का व्यंजक पूछा तो इसके पहले जितना निकाले थे उतना रख दोगे आप। और अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या के समानुपाती होती है, तो इतना और करके आप नीचे लिख दोगे कि अतः गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या R के समानुपाती होती है। तो सरल सा व्यंजक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए संधारित्र हम आपको बताने वाले हैं। और जब हम आपको धारिता बताए थे, है ना, तो धारिता में थोड़ा सा एक चीज़ छूट रही थी जो यहाँ पे हम कर दिए हैं, उसको पहले आपको समझा दें। धारिता का जो मात्रक है वो फैरड होता है, ठीक है। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। और फैरड बहुत बड़ा मात्रक है बच्चों, जैसे कि कुलाम बहुत बड़ा मात्रक आया था। तो जनरल भाषा में हम लोग माइक्रो कुलाम, पीको कुलाम, इन चीज़ों का यूज करते हैं। और इनका गुणांक वही होगा जैसे माइक्रो कुलाम को माइक्रो फैराड को फैराड में बदलना होगा। तो जैसे 2 माइक्रो फैराड को फैराड में बदलिए तो कितने का गुणा करते थे, 10⁻6 का। तो यहाँ भी हम 10⁻6 का ही गुणा करेंगे। तो मात्रक सभी समान है, बल के मात्रा उसके आवेश की मात्रक के जैसे। तो इसीलिए मैंने मेन मात्रक भर फैरड लिख दिया है। बाकी चीज़ें आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने से देखे रहिएगा। जब न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो वहाँ पे मैं और ज़्यादा आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अच्छा, इसका विमीय सूत्र अगर निकालना हो तो आपको ध्यान होगा कि C बराबर Q/V होता है, जबकि विभव V बराबर किया गया कार्य बटे आवेश यानी कि W/Q होता है। तो V की जगह पर हमने W/Q रख दिया। देखिए आगे वाले उसमें फिर हर का हर अंश में चला जाएगा। तो Q गुणे Q बराबर आपका क्या आ जाएगा, Q का स्क्वायर बटे कार्य W, है ना। अब ऊपर आप Q की विमा 80 रख दीजिए और चूंकि स्क्वायर लगा है तो दोनों का स्क्वायर लगा दीजिए और हर में आप W का विमा यानी कि M/L2 T इनवर्स 2 रख दीजिए। तो आपकी विमा निकल आएगी। देखिए हमने रखा है यहाँ पे।
तो ऊपर ए टी का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे यम एल टू टी इनवर्स टू। जब हर को ऊपर ले जाएंगे तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो यम इनवर्स यल इनवर्स टू टी की पावर 4 ए टू आ जाएगा आपका। ठीक है, और यही क्या होगी, धारिता की विमा आ जाएगी। अब अपन संधारित्र स्टार्ट करते हैं। संधारित्र बच्चों एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता बढ़ा देती है। तो परिभाषा के तौर पर इसे आप याद कर लीजिए कि बढ़ा देती है ना। पर कैसे बढ़ाती है अपन आगे समझेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये बढ़ा देती है। अच्छा, संधारित्र को अगर किसी परिपथ में आपको दिखाना होगा तो संधारित्र का निशान नीचे बना हुआ है और इसे सी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको दो प्रकार के चिन्ह मिलेंगे। अगर ऐसा चिन्ह मिला तो मतलब ऐसा संधारित्र वहाँ पर रखा हुआ है, लगा हुआ है, जिसका मान नियत है। पर अगर बीच से आपको इसको ऐसे काट दिया जाए और एक तीर का निशान बना दिया जाए ऐसे, तो इसका मतलब ये परिवर्ती संधारित्र है। इसका मान हम जगह के आधार पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, जो निश्चित संधारित्र है उसका तो आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं परिपथ में लगा हुआ, वो निश्चित संधारित्र है। परिवर्ती संधारित्र आप कहाँ पर देखते हो, अगर आप देखो आपका रेडियो जो है उसमें एक बटन होती है अलग अलग स्टेशन पकड़वाने के लिए। तो वहाँ पे रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करने के लिए हम परिवर्ती संधारित्र लगाते हैं। तो जब उसे एक दिशा में घुमाएंगे हम तो संधारित्र की धारिता मतलब प्लेट पास आने लगेंगी। तो आगे मैं आपको व्यंजक निकलवाऊंगा, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D। तो जब D ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो घटने लगेगी तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब उसको विपरीत घुमाएंगे तो D का मान दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, जिससे धारिता क्या होगी, घट जाएगी। ये चीज़ें अपन आगे समझेंगे, ठीक है, पर ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब ये धारिता कैसे बढ़ा देता है भाई, पहला परिभाषा तो आपने ये देखा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को बढ़ा देता है। पर कैसे बढ़ाता है ये समझने के लिए हम संधारित्र का सिद्धांत देखते हैं। तो संधारित्र का सिद्धांत बड़ा ही सिंपल सा है कि जब एक आवेशित चालक के समीप हम एक अनावेशित चालक जिसको हम पृथ्वीकृत किए गए होते हैं उसको हम उसके पास लाते हैं तो पहले वाले चालक की धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत। बड़ा सिंपल सा, फिर समझिए, एक प्लेट है जो कि आवेशित है, उसकी धारिता अगर हमें बढ़ाने की इच्छा हो तो हम एक और उसी के बराबर प्लेट ले लें जो कि अनावेशित हो और उसे पृथ्वीकृत कर लें, है ना, और उसे दूसरी वाली प्लेट के समीप केवल रख दें थोड़ी देर के लिए। तो इस अनावेशित प्लेट के कारण पहली वाली आवेशित प्लेट की धारिता अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार से संधारित्र धारिता चालक की बढ़ा देता है। यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको देख रहे होंगे, उनके मन में तुरंत शंका एक हो जाएगी कि धारिता सर तो बता रहे हैं कि धारिता बढ़ जाती है, पर कैसे बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ना। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बढ़ जाती है। मान लीजिए ये लाल कलर से बना हुआ एक चालक आपके पास A है ना, जिसको हम Q आवेश देते हैं, प्लस Q आवेश। तो ये आवेश इसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। देखिए प्लस प्लस पूरे बीच में फैला हुआ है। अब जब ये आवेश फैला हुआ है तो इसका विभव हम क्या मान लेते हैं, अभी इसका विभव V बराबर VA के बराबर मान लेते हैं। भाई खुद पर आवेश है और खुद के आवेश कारण इसका विभव रहेगा, तो उसका विभव हमने क्या मान लिया, VA। अब अगर इसकी धारिता हमें बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, एक B चालक लेंगे उसी के बराबर और इसे पृथ्वीकृत कर लेंगे और इसके समीप रख देंगे। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि हम B को पृथ्वीकृत नहीं करते हैं बच्चों, ठीक ना, केवल इसके समीप ला के रखते हैं। तो पहले वाले पोर्शन में हमने आपको एक प्रेरण के द्वारा आवेशन समझाया था, याद होगा आपको। प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या होता था कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के समीप लाते थे तो आवेशित चालक के समीप की ओर जो आवेश उस पर रहता है उसका विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, जबकि दूर की ओर उसी के जैसा आवेश प्रेरित होता है। तो देखिए A वाले के धनावेश के समीप हम B प्लेट को लाते हैं तो A के पास वाले सिरे पर
धनावेश के कारण इस पर विपरीत आवेश यानी कि ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, जबकि दूसरे दूर वाले सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत। तो जैसे ही पृथ्वीकृत करेंगे तो दूर वाले सिरे को पृथ्वीकृत किया है हमने, तो दूर वाले सिरे का जो धनावेश है वो संपूर्ण कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। तो बी प्लेट पर क्या शेष रह जाएगा, आपका ऋणावेश। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, है ना। अब पहले जो मतलब इस चालक को, जब बी चालक को हम समीप नहीं लाए थे तब विभव क्या था, v बराबर va के बराबर था। अब आइए इसका विभव कैलकुलेट करते हैं जब इस चालक को समीप हम लेते आए हैं। तो अब मान लीजिए इसका विभव v डैश हो गया है, बगल में लिखा हुआ इस साइड ये देखिएगा v डैश हो गया है। तो ये जो v डैश है आपका, ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा। अब इस पर विभव दो आवेशी चालकों के कारण होगा, खुद पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण इसका विभव तो va ही रहेगा जो पहले था, जबकि दूसरा चालक जो b है उस पर कैसा है, आपका ऋणात्मक आवेश है, और इस ऋणात्मक आवेश के कारण भी इस पर कुछ न कुछ विभव उत्पन्न होगा, और वो विभव हम क्या मान लेते हैं, vb, है ना। तो अब इसका कुल विभव दोनों विभवों के योग के बराबर हो जाएगा, तो va प्लस vb, यानी कि आपका विभव v डैश बराबर va प्लस vb हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, पहले वाले के ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश a पर, तो उसके कारण जो विभव va होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, है ना। और दूसरे वाले पर कैसा है, ऋणावेश है, और इसके कारण उस पर उत्पन्न विभव कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो दोनों का जब हम योग करने जाएंगे तो एक दूसरे से दोनों घट जाएंगे, धन और ऋण है ना। तो अब का विभव जो होगा वो va से कुछ न कुछ कम प्राप्त होगा, क्योंकि अब का विभव va में से vb को घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब जो v डैश होगा, पहले का विभव va के बराबर था और अब का विभव va से थोड़ा कम होगा v डैश, है ना। तो इसीलिए v डैश का मान सदैव v से पहले वाले विभव से कम होगा। वही नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि v का मान कम है किससे, v डैश से। ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं c बराबर q अपान v। तो पहले की भी हम धारिता निकालते हैं चालक a की, और बाद की भी धारिता निकालते हैं चालक a की। तो क्या आएगा, पहले की धारिता c बराबर q अपान v आएगा, है ना, जबकि बाद की धारिता c डैश बराबर q बटे v डैश होगा। अब इन दोनों का अगर अपन भाग दे दें तो c बटे c डैश बराबर q बटे v डैश, q से q कट जाएगा और हर का v डैश अंश में चला जाएगा, हर के हर का v डैश अंश में चला जाएगा और अंश के हर का v हर में चला आएगा। तो c बटे c डैश बराबर v डैश बटे v आ गया, ठीक है। अब पहले आप लोग क्या निकाल चुके हो कि v का मान ज़्यादा था और v डैश का मान क्या था, कम, यानी कि RHS में हर वाले का मान ज़्यादा है और अंश वाले का मान क्या है, कम। इसीलिए LHS में भी हर वाले का मान ज़्यादा हो जाएगा और अंश वाले का मान क्या हो जाएगा, कम। तो हर में क्या है आपका c डैश है, तो c डैश का मान ज़्यादा हो गया जो कि बाद की धारिता थी, दूसरे चालक को समीप लाने के बाद की, और c क्या थी, पहले की धारिता, वो कम हो गई है। तो देखिए दूसरे b चालक को समीप लाने पर आपका c डैश का मान बढ़ गया ना। तो इस प्रकार से इस चालक की धारिता हम बढ़ा लेते हैं। इसलिए नीचे हमने लिख भी दिया कि चूंकि v इज ग्रेटर देन v डैश, इसलिए c डैश इज ग्रेटर देन c हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा संधारित्र का सिद्धांत। और अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो कल अपन लोग कम से कम 2 अलग अलग प्रकार के संधारित्रों की धारिता का व्यंजक निकालेंगे, पर इसे आप अच्छे से समझे रहोगे तभी। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको देता हूँ। मैंने केवल आपको संधारित्र का सिद्धांत समझाया है इस वीडियो में, आप इसे बार बार देखकर बढ़िया सा चित्र अपनी कॉपी में बनाकर इसकी थ्योरी अच्छे से लिखकर ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करके मुझे फ़ोटो खींचकर भेजिए, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया है। तब मैं सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको निकलवाऊंगा गोलीय, और एक आपके सिलेबस में नहीं है पर उसका सूत्र ज़रूर मिलता है बुक्स में, बेलनाकार संधारित्र। पर अगर आप लोग इतना करके होमवर्क लगातार देते रहे तो मैं आपको बेलनाकार संधारित्र की भी धारिता का व्यंजक निकलवा दूंगा।
उससे पहले एक और आपको मैं टिप दे देता हूँ कल के व्यंजक को निकालने के लिए, अच्छे समझने के लिए। मैं आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ाया था कि दो समतल चद्दरों के बीच में अगर आपको विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, वो भी कौन सी स्थिति, जबकि पहला प्लेट क्या हो, धनावेशित, और दूसरी प्लेट क्या हो, ऋणावेशित। एक्चुअल में देखिए, जब हम संधारित्र का धारिता का व्यंजक निकालेंगे तो हमारे पास दो प्लेटें होंगी ए और बी के जैसे चित्र के अनुसार, और इनके बीच हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मान रखेंगे, पर आप क्या करिएगा, वहाँ से देखे रहिएगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।